ए से लेके बी तक जो है ना, वी हैव टू फाइंड टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, देख लो आपके डायग्राम। हाँ, अब ये मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। दीज आर द 4 ऑप्शंस गिवन, ये 4 ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, हाँ, अब देखो कैसे अप्रोच करना है। ये देखो ए और बी पॉइंट्स यहाँ पर है, जिनके बीच में आपको रेजिस्टेंस निकालनी है। तो सबसे पहले देखो कैसे करना है। ये रेजिस्टेंस दिख रहा है 10 ओम, देखो यहाँ पे ये ओपन है, इट्स ओपन है। करंट कभी भी ओपन ब्रांच में फ्लो नहीं होता है। सोचो करंट अगर ऐसे गया 10 ओम्स में, यहाँ जाने के बाद क्या करंट रिटर्न आ जाएगा क्या? करंट इसमें जा ही नहीं सकता है। तो ये 10 ओम कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड है डजेंट मैटर, कभी भी करंट इस 10 ओम में जाएगा ही नहीं। तो इसको आप रिमूव कर दो, करंट वैसे भी नहीं जाएगा, इसे रिमूव। सिमिलरली ये दिख रहा है क्या, ये भी ओपन है। ठीक है, करंट कभी भी इस 1 ओम में जाएगा ही नहीं, जाएगा तो कहाँ आगे जाएगा, तो ये भी रिमूव कर दो। ठीक है, अब ये देखो ये भी सेम है, वैसे ओपन है, यहाँ पे ओपन है ना, तो करंट कभी भी इसमें भी नहीं जाएगा। तो देखो ये रेजिस्टेंस हट गई। ठीक है, दिख रहे? हाँ, क्लियर। बाकी देखो कैसा दिख रहा है, क्लियर। जिनको लगता है कि सर ये इंपॉर्टेंट है, मुझे भी करना है ये, तो आप पहले जितना डायग्राम आपको दिख रहा है उतना बना लो, पहले जितना दिख रहा है अभी वो बना लो। थोड़ा सा जितना अभी दिख रहा है उतना तक बना लो। आकांक्षा जो जी आप हैं यहाँ पे? आकांक्षा? हाँ सर बोलिए। नहीं, बस वो चेक कर दो, आप ही नहीं रहेंगे तो किसके लिए करो फिर डाउट। नहीं सर। ओके ओके। सो अब जल्दी रफली बना लो तो भी चलेगा, देखो इतना। ठीक है, ये देखो ये 1 ओम है, दिस इज 1 ओम। अब देखो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अभी सी तो ओपन वाली कट गई, अब इस पे आते हैं। ये देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो 1.8 ओम्स है और ये 2.2 ओम्स है, दिख रहा है ये वाला ऐसे, ये दोनों सीरीज में आएंगे। ठीक है, वो सीरीज में हम लोग कर लेंगे एक्चुअली, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये रेजिस्टेंसेस जो है ना वो भी नेग्लेक्ट करेंगे, ये इनको भी निकालना पड़ेगा। क्यों? देखो ऐसा होता है, इमेजिन करो कि जो करंट है वो ए पॉइंट से आया। सपोज करंट कम्स फ्रॉम ए पॉइंट एंड इट विल ट्रेवल टुवर्ड्स बी पॉइंट। करंट ए से आके बी से निकलेगा, तो वो ऐसे आएगा। करंट देखो यहाँ पे ये जो 4 ओम की रेजिस्टेंस है ना, इसमें से पास हुआ ऐसे यहाँ पे। उसके बाद करंट को ऐसे जाने का एक देखो डायरेक्ट रास्ता मिल रहा है। ये इज अ पाथ विद जीरो रेजिस्टेंस ना, ये पाथ में कितनी रेजिस्टेंस है? इसमें जीरो। तो करंट पूरा इसमें से जाएगा। करंट ऐसे नीचे ये जो 1.8 ओम है ना, इसमें करंट जाएगा ही नहीं। वो क्यों ऐसे जाएगा ऐसे, जबकि वो सीधा ऐसे जा सकता है? सही, अगर आप ऐसे गए तो इधर पहुंचेंगे ना, और अगर ऐसे गए तो कहाँ पहुंचेंगे? तो भी इधर ही पहुंचेंगे। तो करंट सीधा इसमें से जाएगा। वो क्यों जाएगा अल्टीमेटली इसमें से? तो इसलिए पता है ये रेजिस्टेंसेस भी नेग्लेक्ट होंगी, ये वाली, ये सब भी गया। तो वेरी स्ट्रेंज, ये भी पूरा चला गया। तो अभी देखो आपको क्या दिख रहा है, ये 4 ओम दिख रहा है, ये 4 ओम, ये 2 ओम। ठीक है, ठीक है, ये 4 ओम और ये 2 ओम, ये दोनों पैरेलल में रहेंगे। दिस 4 एंड 2 आर इन पैरेलल। अच्छा लास्ट ये भी निकाल दिया मैंने, ये 3 और 1 दिख रहा है, ये 3 और 1, ये दोनों सीरीज में आएंगे ऐसे। इट विल बी 3 + 1 4। ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, और ये 2 ओम है, दिख रहा है? दिस 4, ये 3 + 1 मिलके 4 हो जाएगा, और ये 2, ये तीनों पैरेलल में लेने हैं। ऑल थ्री विल बी इन व्हाट? पैरेलल। कौन कौन पैरेलल में रहेगा? 4, 2 और ये 3 + 1 दैट इज 4। तो कौन कौन पैरेलल में आएगा? 4 पैरेलल विथ 2 पैरेलल विथ 4। इसको अगर आप पैरेलल में लोगे ना तीनों को, तो नेट आएगा 1 ओम। इन तीनों का नेट 1 ओम आएगा। तो ये सब जो रेजिस्टेंस है ना यहाँ पे, ये 1 ओम हो जाएगी। यहाँ पे सपोज पूरा 1 ओम हो गया। दिस 1 ओम विल बी इन सीरीज विथ दिस 2 ओम। ठीक है, ये 2 ओम, ये इनका टोटल कितना बताया? 1 ओम बताया। ये 2, ये 1, और यहाँ पर देखो 5 है। ये सब ऐसे सीरीज में आएंगे ऐसे। तो इट विल बी 2 प्लस दिस वन विल बी 1 प्लस 5, 5 प्लस दिस 1 प्लस 2, कितना हो जाएगा? एनीबॉडी? 8
8 is the answer for this. ठीक है, कुछ लोग समझ होंगे सर इतना कॉम्प्लिकेटेड ये सब कैसे करेंगे, ऐसा मत सोचो, इससे 100 टाइम्स कॉम्प्लिकेटेड चीजें भी होती है जेई एडवांस्ड फिजिक्स ओलंपियाड्स वगैरह में, इससे 100 टाइम्स ऊपर भी चीजें हैं। तो कभी भी ये मत सोचा करो कि डिफिकल्ट है, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे इस टाइप की क्वेश्चंस की तो आ जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, तो आकांक्षा अपने 2 क्वेश्चंस पूछे थे, एक मैंने अभी करा दिया है, एक मैंने करा दिया, सेकंड क्वेश्चन जो है ना वो मैं कल कराता हूँ, क्योंकि मुझे एक दिन में पूरा टाइम वेस्ट नहीं, कल तक आप फिर से उसको ट्राई करो, नहीं है तो कल मैं उसको करा दूंगा, फिर इन द नेक्स्ट लेक्चर विल कवर सेकंड। हेलो सर। बोलो बोलो। सर जहाँ पर ओपन है वहाँ पर करंट नहीं फ्लो होगा, तो बी पॉइंट भी तो ओपन है ना सर? बी नीचे। लेकिन नहीं, आपको रेजिस्टेंस जो है ना, रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में फाइंड आउट करना है ना, क्वेश्चन यही है, फाइंड द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो अगर ए और बी के बीच में फाइंड करना है तो आप अज्यूम करो कि ए के आगे कुछ सर्किट होगा, वहां से करंट आएगा, ए से करंट आएगा, इट विल गो आउट ऑफ दिस बी पॉइंट। तो ए और बी को ओपन नहीं मान सकते, करंट विल एंटर फ्रॉम ए, इट विल लीव फ्रॉम बी। तो ए और बी के बीच में जब करंट फ्लो होगा तो उसको कितनी रेजिस्टेंस मिलेगी, दैट वी वांट टू फाइंड। ए और बी को ओपन नहीं मान सकते, जिन दोनों पॉइंट्स के बीच में फाइंड करना है वो ओपन नहीं ले सकते, बाकी पॉइंट्स ओपन है। सोचो ए के आगे भी सर्किट है और बी के आगे भी आगे सर्किट होगा, जो हमें शोन नहीं है यहाँ पे, इट्स नॉट शोन। ओके सर, थैंक यू। सो एवरीबॉडी गॉट दिस? सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था तो मैंने सबके लिए करा दिया। नाउ वी विल स्टार्ट विद अवर मेन टॉपिक, दैट इज रोटेशनल मोशन। ठीक है, रोटेशन मोशन। अब देखो, अगर मैं जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले थोड़ा बताऊं, जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें ना 5 टॉपिक्स आपको करने हैं। एक होता है सेंटर ऑफ मास, ये टॉपिक भी इसी में आता है, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इसमें सेंटर ऑफ मास का लोकेट करना, हाउ टू लोकेट सेंटर ऑफ मास, एंड ऑल्सो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दोनों आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पढ़ाया था मैंने, याद है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके बाद एक टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम, और एक आगे था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी था, याद है। उसके बाद एक टॉपिक है रोलिंग, रोलिंग जेई में काफी इंपॉर्टेंट है, बाकी सीईटी वगैरह में, इनफैक्ट नीट में भी रोलिंग इतना डिटेल में नहीं आता है, जेई में ज्यादा डिटेल है रोलिंग। और उसके बाद अल्टीमेटली एक छोटा सा लास्ट टॉपिक और हमने कराया था, याद करो, सर्कुलर मोशन, इसमें वो सब था, सेंट्रीपिटल फोर्स, बैंकिंग ऑफ रोड्स, याद है, वो सब इसमें ही आता है, सर्कुलर मोशन। तो these are the 5 major topics of this chapter. तो ऐसा लग रहा है कि खाली 5 टॉपिक्स हैं, इन 5 टॉपिक्स के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, इट्स एक्चुअली अ बिग चैप्टर, काफी बड़ा है, सो इट मे टेक टाइम फॉर फ्यू डेज टू कंप्लीट। ठीक है, आज है ना सेंटर ऑफ मास से स्टार्ट करेंगे। जो नीट देंगे, नीट वाले जो स्टूडेंट है, सपोज जिनको लगता है सर नीट के लिए बताओ ना, जेई के लिए तो आपने बता दिया, नीट के लिए भी यही सिलेबस है सेम, खाली थोड़ी सी लेवल ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा सा सिंपल रहते हैं। ठीक है, फॉर नीट। ठीक है, अब जो ये हैं सीईटी वाले, उनको भी ये सब टॉपिक्स है, लेकिन बहुत ही सिंपल लेवल पे होता है सीईटी और नीट में। जेई में थोड़ा ये सब टॉपिक्स थोड़े टफ लेवल पे रहेंगे। ठीक है, टॉपिक यही रहेंगे लेकिन। ठीक है, सो नाउ आई विल स्टार्ट विद दिस टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर ऑफ मास टुडे। ओके, अब सेंटर ऑफ मास क्या रहता है वो तो आपको मालूम है, सुना है पहले सेंटर ऑफ मास? Yes, sir. Center of mass is a point where entire mass of the body is supposed to be concentrated while dealing with the motion of the body, ऐसा कुछ है ना शायद। तो Yes, sir. सेंटर ऑफ मास आपको मालूम है, ठीक है, दैट यू नो ऑलरेडी सेंटर ऑफ मास। अब देखो क्या होता है कि हमें यहाँ पे भी फाइंड आउट करना है सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी। कोई बॉडी का सेंटर ऑफ मास आप ढूंढो, ऐसा बोल सकते हैं, दे कैन आस्क यू टू कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी। अब बॉडी 2 टाइप की होती है, एक होती है डिसकंटिन्यूअस बॉडी, या इसको डिसकंटिन्यूअस बॉडी, बॉडी को, जो बॉडी होती है ना, बॉडी को हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं। एवरी बॉडी इज लाइक अ सिस्टम,
ऑफ पार्टिकल्स। तो एक होती है डिसकंटिन्यूअस बॉडी, मतलब डिसकंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ पार्टिकल। इसमें क्या होता है, पार्टिकल अलग अलग जगह पे बिखरे होते हैं। कोई भी दो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कुछ भी हो सकता है, देयर कैन बी एनी डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल, कुछ फिक्स नहीं रहता है डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल। और एक होती है कंटिन्यूअस बॉडी। कंटिन्यूअस बॉडी में मतलब एटलीस्ट कुछ सिस्टमेटिक पार्टिकल्स होते हैं, जब दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस फिक्स होता है, कुछ सिस्टमेटिक होता है, वो दैट इज कंटिन्यूअस। आई विल टेल यू एग्जांपल ऑफ बोथ। पहले डिसकंटिन्यूअस देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, अगर ऐसा एक बॉडी है देखो, लेकिन इसमें पार्टिकल्स ऐसे हैं, देखो दीज आर द पार्टिकल्स, देखो ऐसे। तो आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा फिक्स डिस्टेंस है दो पार्टिकल्स के बीच में, या कुछ रैंडम डिस्टेंसेस हैं, कोई पार्टिकल कहाँ पर है कोई कहाँ पर है, तो दिस काइंड ऑफ अ रैंडम बॉडी डिस्टेंसेस। रैंडम डिस्टेंसेस हैं, इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस बॉडी। अगर देखो इसका, अगर आपको सेंटर ऑफ मास ढूंढना है, इफ यू विश टू लोकेट सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस, तो क्या करने का, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, सपोज मास ऑफ दिस पार्टिकल्स आर m1 m2 m3 अप टू mn। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, टोटल n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर देयर, मास m1 m2 m3 mn। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, समवेयर वी विल टेक ओरिजिन एंड द एक्स वाई एक्सिस। ये देखो सपोज एक्स एक्सिस लिया, ये वाई एक्सिस लिया, ओरिजिन। ओरिजिन फिक्स करना होता है। ओरिजिन आप अपनी चॉइस से फिक्स कर सकते हो, या कभी कभी क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको उसके अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। तो ओरिजिन चूज करेंगे, एक्स और वाई। तो नाउ एवरी पार्टिकल दैट यू कैन सी, यहाँ पे आपको बहुत सारे पार्टिकल्स दिख रहे हैं, m1 m2 m3, ये इन सब के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। m1 जो पार्टिकल है ना, वो जिस पॉइंट पर है उसके कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1। x1 y1 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m1। सिमिलरली x2 y2 are the coordinates of m2, x3 y3 will be the coordinates of m3, like this we will write, okay। उसके बाद आपने शायद एक फॉर्मूला देखी होगी, याद है ऐसा कुछ, कि x coordinate of center of mass is m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 divided by m1 plus m2 plus m3। ऐसा देखा है फॉर्मूला? हाँ सर। हाँ, तो वो फॉर्मूला लिख लो, that is a formula for finding x coordinate of center of mass। x coordinate की फॉर्मूला क्या होगी, ये होगी m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 divided by m1 plus m2 plus m3 up to the nth particle। श्योर सुना है ना ये फॉर्मूला सबने? यस सर। तो जिनको चाहिए वो फॉर्मूला लिख लो, दैट इज अ फॉर्मूला फॉर डिसकंटिन्यूअस सिस्टम। डिसकंटिन्यूअस के लिए वो फॉर्मूला लग जाती है, ओके। फॉर्मूला वो लिख लो, m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 divided by m1 plus m2 plus m3, ओके। सर अब पार्टिकल्स को m1 वगैरह डिनोट किया है ना? पार्टिकल्स को m1 करके ऐसा। m1 is a mass of a particle। देखो यस जिसको सर। मैं पार्टिकल बोल रहा हूँ ना, उसको आप एटम्स भी बोल सकते हो। सपोज कोई बॉडी होती है मेड अप ऑफ एटम्स, तो सोचो एक एक एटम का मैं मास बता रहा हूँ, m1 m2 m3 ऐसा, ओके। तो जैसे देखो आपने x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखा सबने, सिमिलरली y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी होगा ना। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 divided by m1 plus m2 plus m3, ठीक है। तो ये कौन सा बताया मैंने, डिसकंटिन्यूअस बॉडी, ठीक है। अब मैं आपको कंटिन्यूअस के लिए बता रहा हूँ, नाउ आई विल टेल यू फॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, सर सेंटर आप ऑफ मास। वो फॉर्मूला एक बार बता सकते हो क्या थोड़ा सा? कैसे आया वो, मतलब कि क्या हाँ फॉर्मूला सर लिख के, थोड़ा सा। मतलब फॉर्मूला का प्रूफ चाहिए कि सिर्फ फॉर्मूला चाहिए, कौन सी मतलब सर थोड़ा सा फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन चाहिए, एक फॉर्मूला शॉर्ट। का क्या चाहिए सर आइडिया एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा। फॉर्मूला आपने लिखा है एटलीस्ट पहले, x सी एम इक्वल टू, ये वाली लिखी फॉर्मूला? हाँ सर। ये वाली फॉर्मूला ना, मतलब इसका प्रूफ चाहिए आपको कि कैसे है कि क्या? बस सर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए उसका। हाँ वही। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा नहीं है ना, कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशन है। इसके लिए तो मतलब बहुत सारे, मतलब कहीं पे भी देखो इसका प्रूफ मिलेगा नहीं आपको। इस फॉर्मूला का प्रूफ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते।
नाम क्या है आपका? सर ओम पांडे। ओम पांडे। ओम, थोड़ा सा टाइम दो, मैं कर देता हूँ अभी फिलहाल। बीच में चलेगा। बाकी स्टूडेंट बीच में गिव अप कर देंगे। थोड़ा रुको, मैं सोचता हूँ क्या करना है। प्रूफ है बट सामने होता तो मैं आपको करा देता, आपको इंडिविजुअली। यहाँ पर कराने में क्या होता है, 100 लोग और बैठेंगे, उनको इंटरेस्ट नहीं भी रहेगा, मे बी जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है मैं आपको करा देता हूँ, डोंट वरी। फिलहाल थोड़ा सा इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी। अभी कंटिन्यूअस बॉडी मतलब क्या होता है, सपोज हमने एक रॉड ले लिया, ये रॉड है, रॉड इज अ कंटिन्यूअस बॉडी। ये देखो रॉड है ना, उसमें आप क्या करोगे, उसकी वन एंड से लेके जैसे जैसे आप अदर एंड तक जाएंगे, एज यू मूव फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, यू विल गेट अ कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स ना, ऐसे। तो इसमें हमें पता है कि ये पार्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक लोकेटेड है, कोई पार्टिकल्स के बीच में गैप्स नहीं होती हैं, देयर इज अ कंटिन्यूअस अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। तो रॉड इज द एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी। रॉड, रिंग, डिस्क, स्फीयर, सिलेंडर, ये सब कंटिन्यूअस बॉडीज हैं, ठीक है। अब देखो कंटिन्यूअस बॉडीज में क्या करना होता है, ध्यान से देखो। इफ यू वांट टू लोकेट सेंटर ऑफ मास ऑफ द कंटिन्यूअस बॉडी, क्या करना होता है, सोचो इसका जो लेफ्ट हैंड है ना, लेफ्ट हैंड पे मैं ओरिजिन ले लेता हूँ, ये देखो ओरिजिन। नाउ दिस कंटिन्यूअस बॉडी इज आल्सो मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कोई भी एक पार्टिकल ले लो, सपोज पार्टिकल का मास है डीएम, देखो पार्टिकल का मास डीएम है, ठीक है। कंटिन्यूअस बॉडीज में इस पार्टिकल का मास लेट्स से डीएम है, और इसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस है, द डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन लेट्स से x। कितना डिस्टेंस है, x, ठीक है। सो नाउ वी वांट टू फाइंड x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ना, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो उसकी फॉर्मूला अल्टीमेटली ऐसी है, m1 x1 प्लस m2 x2, लाइक दिस इट इज, राइट। इसमें m1 इज अ मास, उसकी जगह हम लोग dm लेंगे ना, x1 की जगह हम लोग ये x ले लेंगे, दिस x वी विल टेक। ऐसा आप एक पार्टिकल के लिए नहीं करेंगे, वी विल डू फॉर ऑल पार्टिकल्स, क्योंकि यहाँ पे देखो इट्स m2 x2 देन m3 x3, मींस वी हैव टू डू फॉर ऑल पार्टिकल्स ना। तो उसके लिए हम लोग ऐसे कर देते हैं, देखो ठीक है, ठीक। और नीचे देखो डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है m1 प्लस m2 प्लस m3, मतलब सम ऑफ ऑल मासेस, राइट। तो एक मास कितना है यहाँ पे, dm है, तो सम ऑफ ऑल मासेस मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dm। तो कंटिन्यूअस बॉडी किसके लिए इंटीग्रेशन करके आंसर निकलता है, नॉट सिंपली हम लोग सम नहीं करते, वी विल डू इंटीग्रेशन फॉर कंटिन्यूअस बॉडी। सब देखो आप क्यों, अभी आप बोलेंगे इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, देखो यहाँ पर हमें ये मालूम है कि जो ये x है ना, x जो है वो 0 से लेके l तक चेंज होगा। लेट्स से द लेंथ ऑफ दिस रॉड इज l, तो x विल चेंज फ्रॉम 0 टू l। तो आपको x की लिमिट्स मालूम है कि x 0 और l के बीच में ही होगा और ज्यादा नहीं हो सकता है, तो इंटीग्रेशन इज द बेस्ट वे टू डू दिस, ठीक है। तो ये यूज करेंगे इफ यू आर हैविंग अ कंटीन्यूअस बॉडी जिसमें dm इज अ मास ऑफ वन पार्टिकल, ठीक है। नोट इट डाउन। हेलो सर। सर डिसकंटिन्यूअस में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा क्या? लगा सकते हो लेकिन लिमिट्स नहीं पता होती है डिसकंटिन्यूअस बॉडी में, पार्टिकल कहाँ से कहाँ तक होगा वो नहीं मालूम होता ना, तो कुछ लिमिट्स नहीं होती हैं पता। डिसकंटिन्यूअस बॉडी में आप कहते हैं कि जो ये x का वैल्यू है, x कोऑर्डिनेट 0 से l तक होगा कंटिन्यूअसली, ऐसा नहीं होता है उसमें, लिमिट्स का प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं किया जाता इंटीग्रेशन, फिर पॉसिबल नहीं है करना इंटीग्रेशन उसमें। सर इधर तो ध्यान में आपने रखते इंटीग्रेशन ऑफ वन एक पार्टिकल का लेंथ डिवाइडेड बाय नहीं, ये एक इंटीग्रेशन पार्टिकल ऑफ, का मास है और ये देखो ये पार्टिकल का मास है और ये x कोऑर्डिनेट है उस पार्टिकल का, लाइक m1 x1 ऐसा, तो सारे पार्टिकल्स के लिए इंटीग्रेट कर दिया। ऐसे बहुत बार पहले किया है आपने, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के टाइम पे भी हमने इंटीग्रेशन वगैरह करके निकाले थे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये नई चीज थोड़ी इंटीग्रेशन आपके लिए, ठीक है। करेंगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कैसे करना है ये, ठीक है। एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? ओके, आगे बढ़ूं मैं? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो इसमें अभी देखो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहा हूं मैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ऑफ
two particle system. ठीक है, अब ये क्या है ध्यान से देखो। सपोज ये दो पार्टिकल्स हैं, इस पार्टिकल का मास है m1 और ये पार्टिकल का मास है m2। ठीक है, फिर दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है लेट्स वो d है। ठीक है, सो एक्चुअली दिस इज अ डिसकंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ये डिसकंटिन्यूअस सिस्टम है क्योंकि दो पार्टिकल है और बस गैप है बीच में। इसका हमको सेंटर ऑफ मास ढूंढना है। तो उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। इसका एग्जाम्पल मतलब ऐसा सिस्टम कहाँ पे देखा है आपने? इसका एग्जाम्पल है डायटोमिक गैसेस। सपोज कोई डायटोमिक गैस है, लेट्स टेक H2। तो H2 में क्या होगा? एक हाइड्रोजन एटम होगा, दूसरा भी हाइड्रोजन एटम होगा, एंड दे विल बी सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। सो हो गया ना वो टू पार्टिकल्स, टू हाइड्रोजन एटम्स। सो इसका एग्जाम्पल होता है डायटोमिक गैसेस। यूजुअली द मॉलिक्यूल ऑफ डायटोमिक गैस इज अ टू पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, ये अब एक बात बताऊं आपको, ये मालूम होगा कि ये दोनों पार्टिकल्स का जो मास है, देखो मैंने m1 m2 लिखा है। अगर मास इक्वल होगा, इफ दीज टू पार्टिकल हैव सेम मास, तो सेंटर ऑफ मास एकदम मिडिल में आएगा क्या? ये मालूम है? इफ दिस पार्टिकल हैव एग्जैक्टली इक्वल मास, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? एकदम बीच में आएगा। ठीक है, Yes, sir. बट सपोज दिस मासेस आर अनइक्वल, सो सेंटर ऑफ मास ज्यादा हैवियर पार्टिकल के नियर होता है। सपोज एग्जांपल m2 इज हैवियर देन m1, the center of mass will be near the m2, इधर होगा somewhere। ठीक है, अब वो कैसे प्रूफ करेंगे और ये सेंटर ऑफ मास कैसे लोकेट करेंगे वो देखो। अभी सपोज ये जो सेंटर ऑफ मास है ना, इसका m1 से जो डिस्टेंस है वो है d1, और सेंटर ऑफ मास का जो m2 से डिस्टेंस है वो है d2। ठीक है, आपको मैंने वो सेंटर ऑफ मास डिसकंटिन्यूअस बॉडीज का कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको फॉर्मूला बताई है, याद है? उसमें आपको ओरिजिन फिक्स करना होता है और वगैरह सब। तो यहाँ पे देखो मैं ओरिजिन यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ। लेट्स टेक ओरिजिन हियर, लुक एट द स्क्रीन। यहाँ ओरिजिन फिक्स कर देते हैं। ठीक है, हियर। तो वो जो फॉर्मूला थी डिसकंटिन्यूअस सिस्टम की, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिसकंटिन्यूअस सिस्टम, वो आप अप्लाई करो। टेक दिस ओरिजिन हियर एंड ट्राई टू फाइंड सेंटर ऑफ मास। तो आपको एक फॉर्मूला मिलेगी यहाँ पे, D1 की फॉर्मूला मिलेगी। मैं वो नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ। D1 की आपको फॉर्मूला मिलेगी। D1 विल बी गिवन बाय m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू टोटल D। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूला D1 की आएगी। D1 बहुत इंपॉर्टेंट है। D1 इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द फर्स्ट पार्टिकल, राइट? D1 इज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द फर्स्ट पार्टिकल ना, D1 की फॉर्मूला में देखो यहाँ पे D प्रेजेंट है। D1 हैज कम इन द टर्म्स ऑफ D ओनली। ये D क्या है? D इज अ टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू। और एक चीज और अजीब देखोगे आप, D1 के सामने देखो m2 आ रहा है, इज इट? D1 के सामने m2 आता है, उल्टा आता है, नीचे m1 प्लस m2। सिमिलरली यहाँ पे D2 देखो, D2 इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम सेकंड पार्टिकल ना, D2 की फॉर्मूला ऐसे आती है m1 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू टोटल D। तो यहाँ पे देखो D2 के सामने m1 आ रहा है और इधर D1 के सामने m2 आ रहा है। कैन यू सी दैट? अब आप बोलेंगे सर ये फॉर्मूला प्रूफ वगैरह नहीं कर रहे आप। प्रूफ मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। यूज दैट सिंपल फॉर्मूला ऑफ डिसकंटिन्यूअस सिस्टम। उस फॉर्मूला में ओरिजिन चाहिए ना आपको, ओरिजिन मैंने दे दिया, इधर है। ठीक है, आप वो फॉर्मूला लगा के खुद भी डिराइव कर सकते हो। इतनी सिंपल है ये। ठीक है, आपने सर m2 को ग्रेटर मास कंसीडर किया है? ऐसे मतलब m1 को भी ले सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने सब अज्यूम किया, इसलिए मैंने क्या किया, सेंटर ऑफ मास को m2 के नियर बनाया थोड़ा। हाँ, यस सर। कहीं पे तो बनाना पड़ेगा ना सेंटर ऑफ मास, तो m2 के नियर बना दिया मैंने। तो इसका मतलब m2 फिर हैवी होता है फिर। ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको चाहिए तो आप खुद डिराइव करने की कोशिश करो। जिनको लगता है सर मैं ट्राई करूंगा इसको डिराइव करने का, तो थोड़ा स्पेस छोड़ दो डिराइव करने के लिए, हाफ पेज में भी डिराइव करेंगे ना, तो आपका थोड़ा कमांड बढ़ेगा सब्जेक्ट के ऊपर। आपको लगेगा हाँ मुझे आता है, मैं खुद कर सकता हूँ। नहीं तो ये लगेगा जो सर बता रहे हैं वही सत्य वचन, वही सब चल रहा है। खुद करोगे तो ज्यादा अच्छा लगता है उसमें। ठीक है, भले 5 मिनट जाएंगे, भले आपका हाफ पेज चला जाएगा, लेकिन खुद का कमांड आएगा आपके सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है,
तो थोड़ा एफर्ट्स लो, हो जाएगा। ठीक है, d1 d2 मिल गया। चलो इसमें थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ। स्टूडेंट टेल मी वन थिंग, ये देखो अगर मैं m2 को नीचे शिफ्ट करूँ इधर, ये देखो लुक एट दिस, m2 को, तो बनेगा d1 अपॉन m2, राइट। और इधर ये मैं m1 को शिफ्ट करूँ अगर m1 को, तो क्या बनेगा, d2 अपॉन m1 बनेगा, राइट। तो ये मैंने बोला ना, इधर m2 को शिफ्ट करो, इधर मैंने m1 को शिफ्ट Equal. करो। शिफ्ट करने के बाद जो शिफ्ट करेंगे ना, तो राइट हैंड साइड जो है ना इक्वली आएगा, राइट हैंड साइड सेम आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड भी मैं इक्वल ले सकता हूँ। ये दोनों इक्वल आएंगे अल्टीमेटली, दिस टू यू कैन टेक इक्वल। आरएचएस सेम होगा, आप एलएचएस को इक्वेट कर सकते हो ना फिर, ये हुआ। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, D1 by D2. m1 d1 इक्वल्स टू m2 d2। तो इसका मतलब पता है क्या, देखो ये m एक पार्टिकल है, d1 उसका डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, m1 d1 मतलब m into d फॉर द फर्स्ट पार्टिकल इज इक्वल टू m into d फॉर द सेकंड पार्टिकल ना। इसका मतलब है m into d की प्रोडक्ट कांस्टेंट है। अब कोई भी पार्टिकल लो m, उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर ऑफ मास इट इज d1 और d2, तो m और d1 d2 की प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, पहले पार्टिकल के लिए m into d इज इक्वल टू सेकंड पार्टिकल के लिए m into d, मतलब m into d is fixed for two particles, m into d is constant, that means m is inversely proportional to d ना। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, जिसका मास ज्यादा होता है उस पार्टिकल के लिए d कम होगा। d कम होगा मतलब सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कम होगा, मतलब वो पार्टिकल नजदीक जाएगा सेंटर ऑफ मास के। तो ये फॉर्मूला से समझ में आता है द सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज नियर द हैवियर पार्टिकल। जो हैवी होगा उसका m ज्यादा होगा, उसका d कम होगा फिर। ठीक है, ये सब फॉर्मूलास नोट कर लो, इट इज फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, सर आप ओरिजिन कोई एक मास पे लेते हो, अगर दूसरे जगह लिया तो अलग आएगा ना? तो नहीं तो भी सेम रिजल्ट सेम ही आएगी, यू कैन टेक एनीवेयर। लेकिन जहां पे भी ले रहे हो उसके बाद आपको x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट वो सब बराबर लिखने आना चाहिए। उसमें गड़बड़ कर दी तो रॉन्ग हो जाएगा फिर। एक मिनट मैं आता हूँ जस्ट। फिनिश्ड? चेतन अलग आपने डाउट पूछा है। देखो अगर मास बदलेगा तो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन भी बदलेगा। सपोज देखो मैंने यहाँ पे m2 को हैवी माना है ना, अब आप सपोज m1 को इंक्रीज करोगे, लेट्स से इफ यू इंक्रीज m1, और m1 बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे m1 बढ़ता जाएगा सेंटर ऑफ मास थोड़ा थोड़ा m1 की तरफ खिसकने लगेगा। जब m1 बड़ा हो जाएगा m2 से भी, सेंटर ऑफ मास विल गो टुवर्ड्स m1, देन मासेस कांस्टेंट रखोगे तो सेंटर ऑफ मास एक ही जगह पे रहेगा, इट विल बी टुवर्ड्स हेवियर पार्टिकल। ठीक है, ठीक है, एवरीबॉडी फिनिश्ड? Yes. आगे बढ़े? ठीक है, सर So, ये ऐसा मैंने- कोई एग्जांपल जहां सेंटर ऑफ मास कंटिन्यू चेंज होता रहता है? अगर सपोज एक कंटेनर है, जैसे कंटेनर जिसमें लिक्विड फिल्ड है ऐसे, ओके इसमें सेंटर ऑफ मास सपोज यहाँ पर है एग्जैक्टली मिडिल में, क्योंकि जितना ऊपर लिक्विड है उतना ही नीचे है, तो एकदम बीच में है। अब इस कंटेनर में आप होल कर दो तो लिक्विड विल स्टार्ट स्पिलिंग आउट ऑफ दिस कंटेनर लाइक दिस, तो कंटेनर की लेवल नीचे आती जाएगी ना। जैसे लेवल हाँ। नीचे आ जाएगी सेंटर ऑफ मास भी नीचे आता जाएगा। जितना लिक्विड बचेगा ना सेंटर ऑफ मास उसके मिडिल में रहेगा, तो लिक्विड कम कम होती जाएगी, सेंटर ऑफ मास भी नीचे आता जाएगा। और ये जब ये सपोज पूरा एम्प्टी हो गया, पूरा एम्प्टी ऐसा, तो सेंटर ऑफ मास वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा। क्योंकि पूरा एम्प्टी हो गया मतलब अभी खाली जो सॉलिड कंटेनर है, कंटेनर का ही मास आएगा, सिर्फ लिक्विड तो निकल गया, तो कंटेनर का सेंटर ऑफ मास एकदम बीच में होगा ना, तो इसमें सेंटर ऑफ मास नीचे 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 शिफ्ट होगा, जब पूरी लिक्विड निकल जाएगी वापस वो ऊपर आ जाएगा। तो दैट इज लाइक कंटिन्यूअस शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास। यस सर, थैंक यू। अगर आपका जो ये सिस्टम है, दिस कंटेनर इज अ सिस्टम, सिस्टम से मास बाहर निकलता जा रहा है या मास ऐड होते जा रहा है सिस्टम में,
तो सेंटर ऑफ मास बदलता रहता है फिर। ठीक है, बस ये चीजें ध्यान में रखो खाली। हाँ, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं आपको सेंटर ऑफ मास तो मैंने बता दिया कैसे लोकेट करते हैं। इंटीग्रेशन करना है अगर कंटिन्यूअस बॉडी है, और डिसकंटिन्यूअस बॉडी है तो भी बता दिया कैसे करना है। ओरिजिन फिक्स करके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स लेने हैं। अब मैं आपको बताऊंगा सेंटर ऑफ मास ऑफ सम रेगुलर बॉडीज। कुछ रेगुलर ज्योमेट्रिकल जो बॉडीज होती हैं उनका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ सम रेगुलर बॉडीज। ठीक है, ठीक है। पहले रेगुलर बॉडीज में भी बहुत ही सिंपल रेगुलर बॉडीज अगर ले लें, जैसे सर्किल हो गया या ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ये सब ले लें अगर। ठीक है, पहले ये ले लेते हैं। एक चीज ध्यान से सुनना भी जो मैं बता रहा हूँ। हेडिंग डाल दो, पहले हेडिंग पुट करो। ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो अभी मैं चीज बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। ऑल ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री सुनना है, क्या होता है मालूम है आप लोग को? अगर किसी बॉडी के पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना, सबके पास नहीं होती है, अगर किसी बॉडी के पास है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो सेंटर ऑफ मास हमेशा एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाया करता है। ये रूल है, लिख लो भले चाहिए तो। सेंटर ऑफ मास सीएम ऑलवेज लाइज ऑन एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ द बॉडी। ठीक है, सेंटर ऑफ मास हमेशा एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाया करता है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री सबको मालूम है ना? एक बात, ह्यूमन बींग्स जो ह्यूमन बॉडी है उसमें भी होती है क्या एक्सिस ऑफ सिमेट्री? हाँ सर। यस हाँ सर। सर। एकदम आपके बीच में से जाएगी एकदम, एक आंख इस तरफ एक आंख उस तरफ। तो जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री ह्यूमन बॉडी को भी रहती है, तो एग्जैक्टली एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे ही आपका सेंटर ऑफ मास लाया करता है। ठीक है, आपका जो सेंटर ऑफ मास है ना ह्यूमन बॉडी का, वो पेट के अंदर होता है समवेयर, पेट और चेस्ट के बीच में समवेयर। लेकिन थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है, जब आप हाथ पैर हिलाते हो तो वो चेंज हो जाता है। ठीक है, स्टेबल खड़े हो, ऑलमोस्ट स्टेबल खड़े हो तो अंदर होता है, चेस्ट में होता है, चेस्ट और स्टमक के ऑलमोस्ट डायफ्राम में सर होता है। बहुत बार ह्यूमन बॉडी के बाहर भी चलो उसका सेंटर आगे ऑफ बढ़ते मास हैं। होता है ना? हो सकता है, जा सकता है बाहर। इट डिपेंड्स आप अपनी बॉडी को किस पोजीशन में रख रहे हो, कैसे अपनी बॉडी को बेंड किया है आपने। बॉडी को बेंड करेंगे और एक यू शेप बना देंगे, यू शेप, तो सेंटर ऑफ मास बाहर चला जाता है। ठीक है, हाँ हाँ सर। ठीक है, ठीक, चलो आ जाओ। तो सेंटर ऑफ मास मैंने क्या बोला, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाया करता है। ठीक है, ये देखो अभी लुक एट दिस, सपोज ये सर्किल है, सर्किल में ये देखो स्टूडेंट, इज इट एक्सिस ऑफ सिमेट्री? और ये देखो ये भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना, तो इन दोनों एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे कैसे लाया करेगा? इट विल लाई ऑन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना, तो ये है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ट्रायंगल में क्या होता है? ट्रायंगल में आपने सेंट्रोइड सुना है, सेंट्रोइड। ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड होता है ना, जहां पे ऑल द थ्री मीडियंस मीट ईच अदर, सेंट्रोइड ही सेंटर ऑफ मास होता है। सेंटर ऑफ मास लाइज एट द सेंट्रोइड। अगर बॉडी ट्रायंगुलर शीट के फॉर्म में है, बॉडी इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल, तो सेंट्रोइड इज अ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब सपोज ये स्क्वायर है स्टूडेंट, ये स्क्वायर है, स्क्वायर में ये देखो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये भी देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। सेंटर ऑफ मास दोनों एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे कैसे लाया करेगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे लाया करेगा ना, ये है सेंटर ऑफ मास। रेक्टेंगल में भी क्या होता है? रेक्टेंगल में भी जहां पे दोनों डायगोनल्स कट करते हैं, ये है सेंटर ऑफ मास। सो ये जो कुछ रेगुलर बॉडीज हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, ये बहुत इजी है, इनका सेंटर ऑफ मास निकालना बहुत इजी है। बाय डूइंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री यू कैन डू इट। ठीक है, अब मैं कुछ अलग बॉडीज का बता रहा हूँ, कुछ अलग रेगुलर बॉडीज का। ठीक है, एवरीबॉडी फिनिश्ड? सर थोड़ा ब्लर दिख रहा है स्क्रीन। बाकी स्टूडेंट बताओ, ब्लर है क्या कि क्लियर है? हाँ सर, ब्लर है। सर ब्लर है सर। ब्लर है तो एक काम करो, जस्ट वेट फॉर 1 सेकंड, मैं इसको ठीक करके आता हूँ, जस्ट वेट फॉर 1 सेकंड।
थोड़ा सा ट्रायंगल पे जूम करो ना। जहाँ पे सेंट्रोइड होता है वेयर ऑल द थ्री मीडियंस कट ईच अदर, वही है सेंटर ऑफ मास। देखते हैं अभी एक मैं नेक्स्ट पेज पे मैं लिखता हूँ, देखो अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। तो मैंने अभी देखो कुछ रेगुलर बॉडीज का बताया, ट्रायंगल, सर्किल, स्क्वायर वगैरह। अब कुछ थोड़ी सी डिफरेंट बॉडीज का बताता हूँ। लुक हियर, सपोज आप एक वायर ले लो, यू टेक अ वायर और उसको ऐसे बेंड कर दिया, वायर इज बेंड लाइक दिस, तो इज इट ये सेमी सर्कुलर वायर हो गया ना, इज इट इन फॉर्म ऑफ सेमी सर्किल ना, तो इसको बोलेंगे Yes. सेमी सर्कुलर रिंग भी बोलते हैं इसको। देखो क्लियर है क्या, विजिबल है? हाँ सर। हाँ सर। तो ये देखो ये सेमी सर्कुलर रिंग है। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से देखो, दिस इज ये देखो ये जो है ना, लुक एट द स्क्रीन, इज इट अ सेंटर ऑफ द होल सर्किल ना, अगर पूरा सर्किल बनाएंगे तो ये उसका सेंटर होगा। इसको मैं ओरिजिन ले sir. लेता हूँ, इसको मैं ओरिजिन लेता हूँ और इस डायरेक्शन में मैं वाई एक्सिस ड्रॉ करता हूँ। देखो तो ये वाई एक्सिस देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है इस बॉडी का, वाई एक्सिस इज आल्सो एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो Yes. सेंटर ऑफ मास एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाया करता है ना, इधर समवेयर लाया करेगा सेंटर ऑफ मास, समवेयर यहाँ पे। तो सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है ये वाला दिख रहा है, ये डिस्टेंस कहाँ से डिस्टेंस में मेजर कर रहा हूँ, ओरिजिन से। ये डिस्टेंस जो है ना, दिख रहा है ना, ये डिस्टेंस इतना होता है 2r/π, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कुलर रिंग। ये डिस्टेंस इतना होता है 2r/π। इसके भी प्रूफ है लेकिन टाइम लगता है, देयर इंटीग्रेशन वगैरह से कर सकते हैं इसको प्रूफ, क्योंकि इंटीग्रेशन, क्योंकि ये कंटिन्यूअस बॉडी है। लेकिन फिलहाल आप लिख लो, दैट इज बेटर, कोई इंटीग्रेशन पूछेगा नहीं वो कैसे करनी है। 2r/π, ठीक है। अब देखो ये सेमी सर्कुलर रिंग बताया मैंने। अब अगर मैं ले लूं सेमी सर्कुलर डिस्क, सपोज एक डिस्क है, डिस्क को दो हाफ में कट कर दिया, तो डिस्क को लो, टेक अ सॉलिड डिस्क, उसको दो पार्ट में कट कर दो, तो जो एक पार्ट होगा इज इट अ सेमी सर्कुलर डिस्क ना, ठीक है ऐसा। इसमें भी देखो दिस इज ओरिजिन विच, और ये मैंने y एक्सिस बनाया सेम वे, y एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ध्यान से देखो y एक्सिस ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ मास समवेयर। तो ये जो डिस्टेंस होगा ना, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओरिजिन, दिख रहा है, दिस डिस्टेंस विल बी, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, दिस डिस्टेंस विल बी 4r/3π, ठीक है। अब क्वेश्चन बोलेंगे सर याद ही नहीं रहेगा इतना सब, कैसे 4r/3π आ जाएगा। देखो एक याद कर लो, सेमी सर्कुलर रिंग का याद कर दो, 2r/π। इसमें देखो न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 1 है, कोएफिशिएंट क्या है 2 और 1 है ना, इनको 2 इंक्रीज कर दो, दो इंक्रीज कर दो, दिस 2 विल बिकम 4, 1 विल बिकम 3, ये आ जाएगा। इंक्रीज बाय 2 तो ये आ जाएगा। ऐसा थोड़ा हल्का सा याद रखो, मैंने भी ऐसे ही याद रखा हुआ है, ठीक है। तो रिंग के लिए अगर याद है 2r/π, नंबर्स विल इंक्रीज बाय 2 बिकम 4r/3π। सर एग्जिट हुआ है क्या? Yes. हाँ सॉरी, बीच में इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा लॉस हो गया। विजिबल है स्क्रीन और वॉइस, स्क्रीन विजिबल है और वॉइस क्लियर है? हाँ सर। ठीक है मैडम, स्क्रीन हाईलाइट कर देना ना प्लीज, बड़ा दिखता है। हाँ ठीक है। Sir, तो डिस्क का मैंने बता दिया, रेगुलर बॉडीज का हम लोग कर रहे हैं, डिस्क का हो गया। डिस्क के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। sir, ये hello sir. हाँ बोलो।
सर ये सेमी सर्कुलर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है हम्म ये सर हमेशा फिक्स रहेगा जहां आपने बताया है? हाँ, मतलब ये जो इसका सर्किल का जो सेंटर है दैट इज ओ, ओ से 2r बाय पाई डिस्टेंस पे रहेगा और एक्सिस ऑफ सिमेट्री के ऊपर रहेगा। ये कभी चेंज नहीं होगा सर? कुछ अगर भाई हम तुम लोग शेप चेंज कर दोगे तो चेंज होगा, रिंग का शेप रिंग ही रखोगे तो नहीं चेंज होगा। ओके ठीक है, अभी इस पे आओ। ये जो आपको दिख रहा है ये इज इट आएगा हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर ना, हेमीस्फीयर है ये। अभी हेमीस्फीयर का सेंटर ऑफ मास निकालना है, लेकिन हेमीस्फीयर में दो कैटेगरी होती है। इट कैन बी अ हॉलो हेमीस्फीयर, सपोज ये खाली बाहर का शेल है अंदर से हॉलो है पूरा हेमीस्फीयर, या तो फिर ये सॉलिड हेमीस्फीयर भी हो सकता है, राइट? दोनों लेना होगा। अगर ये हॉलो हेमीस्फीयर है, हॉलो हेमीस्फीयर को कभी कभी शेल भी बोलते हैं, शेल, शेल मतलब आउटर कवर खाली। अगर ये हॉलो हेमीस्फीयर है ना तो इसका सेंटर ऑफ मास बहुत इजी होता है। हॉलो है तो इसका सेंटर ऑफ मास है ना, ये देखो अगेन ये ओरिजिन ले लिया मैंने, ओरिजिन से इतने डिस्टेंस पर होता है। क्या दिख रहा है कितने पे डिस्टेंस पे? r/2। मतलब सीधा हाफ 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 डिस्टेंस पे ना। एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड। ये देखो ये रेडियस है ना स्फीयर का, इट्स अ रेडियस, मतलब आ रही है तो एग्जैक्ट 50% डिस्टेंस पे होता है, r/2 पे एकदम मिडिल में। अगर ये हॉलो हेमिस्फीयर है तो ये सब हम लोग डेरिवेशन से हम लोग ने फाइंड किया है, एवरीथिंग कैन बी डिराइव्ड एक्चुअली। लेकिन मैंने बताया अगर ये हॉलो नहीं है तो फिर ये सॉलिड भी हो सकता है। थिंक ये अगर सॉलिड हेमिस्फीयर है, इट इज सॉलिड हेमिस्फीयर, अगर ये हेमिस्फीयर सॉलिड है, ठीक है, तो अब मैं इसकी फॉर्मूला मैं आपको पहले बता दूं फॉर्मूला सॉलिड की, फिर उसको कैसे तरीके से याद रखना है वो भी बता दूंगा। सॉलिड के लिए जो डिस्टेंस है ना, सेंटर ऑफ मास ऊपर होगा इधर, सॉलिड के लिए जो डिस्टेंस है इट इज 3r/8, 3r/8। अब कुछ को यार लगेगा सर कैसे याद रहेगा ये 3r/8 वगैरह। एक काम करो स्टूडेंट, ये r/2 तो याद रहेगा, इजी है r/2। r/2 को ऐसे समझो कि r/2 इज लाइक 4r/8, r/2 इज सेम एज 4r/8। 4/8 भी क्या होता है 1/2 ही होता है ना। तो सोचो हॉलो हेमिस्फीयर जो है ना उसमें 4r/8 है डिस्टेंस और इसमें 3r/8 है, मतलब एक कम। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? अगर हॉलो स्फीयर को हमने भर दिया मास से, इफ यू फिल अप द हॉलो स्फीयर विथ अ मास, तो ज्यादा मास पता है बॉटम में भरेगा ना इसके। सपोज मैंने हॉलो स्फीयर को भर दिया मास से तो वो सॉलिड स्फीयर बन जाएगा। फिल किया तो मास ज्यादा नीचे बॉटम में फिल होगा कि ज्यादा ऊपर मास आएगा? पता है ज्यादा नीचे मास आएगा। तो मास ज्यादा नीचे होने की वजह से सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा नीचे खिसक जाता है, इट गोज लिटिल बिट बिलो। तो वो 4r/8 डिस्टेंस से कहां पे आ जाता है 3r/8 पे आ जाता है। ठीक है, 4 से वो 3 पे आ जाता है, दैट इज द मीनिंग। सो हॉलो के लिए याद रखो 4r/8 विच इज r/2, और सॉलिड के लिए कितना बोला 3r/8। वेरी क्लियर? सर रुको एक मिनट। नोट कर लेना, हाँ, नोट कर लेना, चारों आपके सामने अभी। ये कुछ अलग बॉडीज हैं, ठीक है, जेई में इनके बॉडीज के ऊपर पूछा जाता है यूजुअली, जेई में वो ट्रायंगल स्क्वायर नहीं पूछेंगे। स्टूडेंट जेई सीरियसली देने वाले हो ना तो मैं कर रहा हूँ अगर लगता है कि नहीं सर जेई तो हम देंगे ही नहीं तो मत करो, भले ही आपको और टेंशन आएगा अननेसेसरी। सीईटी में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना नहीं आता है। नीट में भी इंपॉर्टेंट है, इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर नीट। ठीक है, जो जेई में पूछा जा सकता है वो नीट में भी पूछ सकता है, वो सेम। तो अगर जेई या नीट ऑनेस्टली देना है तो ये करना, नहीं तो आप टेंशन मत लो फिर, अदरवाइज आपको बहुत हैवी लग रहा होगा मे बी। ठीक है, ठीक है, कंप्लीटेड। यस। आगे बढ़ते हैं, बस दो ऑब्जेक्ट्स और हैं, दो छोटे से ऑब्जेक्ट और हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है कोन। कोन, एवरीबॉडी नोस कोन कैसा दिखता है, क्या होता है। ये देखो ये कोन है, ठीक है, दिस इज कोन का जो बेस होता है, इज इट सर्कुलर ना, कोन का जो बेस है वो सर्किल है। तो सपोज सर्किल का जो रेडियस है वो r है, लुक एट दिस। और एक कोन की जो वर्टिकल हाइट है, द वर्टिकल हाइट ऑफ दिस कोन इज h। डायग्राम देखो,
और कोन की जो ये पीक होती है ना, जो ऊपर की जो इसकी पीक पॉइंट है, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स। ऊपर की पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ये अच्छा है। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, सेंटर ऑफ मास समवेयर इधर लाया करता है, हियर। एक बात बताओ स्टूडेंट, कोन में भी ऐसा हो सकता है क्या, हॉलो कोन एंड सॉलिड कोन, कि सिर्फ एक ही टाइप का कोन होगा फिर? नहीं, दोनों होगा। होता है ना दोनों टाइप का। दोनों है ना, इसमें भी दोनों देखने पड़ेंगे ना। सपोज ये हॉलो कोन है, अगर लेट्स से इट इज हॉलो कोन। हाँ, हॉलो कोन में ये जो डिस्टेंस है ना, ध्यान से देखो, ये वाला डिस्टेंस दिख रहा है, मतलब डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द बेसमेंट, बेस से इसका जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, इट इज h/3। h/3 मतलब 1/3 ऑफ द टोटल हाइट ना, मतलब 33% ऑफ द टोटल हाइट। मतलब जमीन से 33% जो हाइट है, वहां पे आपको सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा h/3 पे। कौन से कोन में? हॉलो कोन में। ठीक है, ठीक है। लेकिन ये अगर सॉलिड कोन है, लेट्स से इट इज सॉलिड कोन, सॉलिड भी हो सकता है। सॉलिड में ये h/3 का h/4 हो जाएगा। h/4 मतलब 1/4 ऑफ द टोटल हाइट ना, 1/4 मतलब 25%। ठीक है, तो हॉलो में ये कितना ऊपर बोला मैंने? 33% हाइट पे बोला, मतलब जमीन से 33% हाइट पे, पूरी हाइट का 33%। और सॉलिड में बोला 1/4, 1/4 मतलब होता है 25%। टोटल हाइट अगर 100 है तो नीचे से 25%। तो एनीबॉडी, हॉलो या सॉलिड, किसमें सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा नीचे की तरफ है? सॉलिड। कोई बता सकता है? सॉलिड। सॉलिड में, हाँ, सॉलिड में ये 25% डिस्टेंस पे है, और हॉलो में ये 33% डिस्टेंस पे है नीचे से। तो सॉलिड में नीचे है ना, उसका रीजन सिंपल है। इमेजिन अगर आपने ये हॉलो कोन ले लिया, हॉलो कोन को अंदर इसमें मास भर दिया, इफ यू फिल अप इट अ मास, तो ज्यादा मास क्या लगता है? देखो, कोन नीचे से ज्यादा ब्रॉड होता है ना, ऊपर से नैरो होता है। तो ज्यादा मास कहाँ आएगा? नीचे के पार्ट में ज्यादा मास होगा कि ऊपर के हाफ में ज्यादा मास होगा? नीचे। तो नीचे मास ज्यादा होगा, इसलिए सेंटर ऑफ मास थोड़ा नीचे खिसक जाएगा सॉलिड में। तो इट इज एट h/4 डिस्टेंस, और हॉलो में इट इज h/3। जेई 2017 का जो पेपर था ना, जेई मेंस का बोल रहा हूँ, 2017 का, उसमें सीधा एक एमसीक्यू पूछा था, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द हॉलो कोन फ्रॉम द वर्टेक्स? वर्टेक्स से पूछा था, ये वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस पूछा था। तो जो स्टूडेंट जेई में भी मगअप करके जाते हैं, वो h/3 लिख के आ गए थे। कैन यू टेल मी वर्टेक्स से डिस्टेंस कितना होगा सेंटर ऑफ मास का? वर्टेक्स ऊपर की पीक को बोलते हैं 2/3h। 2/3h, 2h/3, right? So it will be 2/3 of h. 67% होगा ना? हाँ, नीचे से 33% तो ऊपर से 67। ठीक, everybody clear with this? सर हॉलो कोन में 33% है ना? हाँ, सॉलिड में 25% नीचे से। नोट कर लो जल्दी जो करना है। ओके, फिनिश्ड? Yes, sir. यस। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट कोन। ऐसे इससे आपका एक टॉपिक हो गया, सेंटर ऑफ मास का लोकेशन तो मिल गया आपको। ठीक है, आज मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा ही टाइम है, मैं थियरी फिनिश कर लेता हूँ। कल हम लोग सेंटर ऑफ मास के ऊपर डेफिनेटली कुछ मैं एमसीक्यू आपको कराऊंगा, डेफिनेटली। आज सिर्फ थियरी कर लेते हैं, टुमारो विल डू सेंटर ऑफ मास स्क्वायर वगैरह में प्रॉब्लम्स। नहीं आएगा सर? क्या बोल रहे हो? स्क्वायर एंड रेक्टेंगल क्या बोल रहे हैं? तो बताया ना उसका भी, तो सेंटर ऑफ मास, स्क्वायर का सेंट्रोइड बताया, ट्रायंगल का सेंट्रोइड बताया था, और क्या बताऊं उसमें? हाँ सर। जो भी इंपॉर्टेंट है मैं सब कवर कर रहा हूँ, डोंट वरी। नेक्स्ट है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब सेंटर ऑफ मास भी मूव करता है, तो उसकी वेलोसिटी निकालेंगे, ये सब वगैरह। ठीक है, इसको देखो मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ। पुट दिस हेडिंग मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसको थोड़ा सिंपल ही रखेंगे अभी। स्टूडेंट ब्लर है क्या स्क्रीन? नहीं सर। हाँ सर, थोड़ा देख लो ब्लर है। confirm। बाकी स्टूडेंट बताओ। है सर, इसलिए बोल रहा हूँ। क्लियर है।
क्लियर है ना? ओम ज्यादातर स्टूडेंट क्लियर बोल रहे हैं, मतलब आपके थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा मे बी। ठीक है, चलो स्टूडेंट जल्दी आगे बढ़ते हैं। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालो, या कभी पूछा जाता है सेंटर ऑफ मास जो मूव कर रहा है उस पाथ की शेप बताओ, किस शेप के पाथ में वो मूव कर रहा है। सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन निकाल के बताओ, वो सब तो वो मैं बता देता हूँ। x coordinate of center of mass is given by this formula m1 x1 plus m2 x2। सब दो पार्टिकल ही ले लेते हैं, लेट्स टेक टू पार्टिकल। तो x2 तक ही लिखा है मैंने, डिवाइड बाय m1 plus m2 बराबर है। अब देखो क्या होता है, ध्यान से सुनो। अगर कोई बॉडी मूव करती है ना, लेट्स से बॉडी ही मूव कर रही है, तो उसका सेंटर ऑफ मास भी मूव करता है ना? बॉडी मूव करेगी तो उसका सेंटर ऑफ मास भी उसके साथ साथ मूव करेगा। एक बात, अगर बॉडी मूव करेगी तो उसके पार्टिकल्स भी मूव करेंगे, जिस पार्टिकल से बॉडी बनी हुई है पार्टिकल्स भी मूव करेंगे। टेल मी, अगर पार्टिकल्स मूव करेंगे तो पार्टिकल्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है या वाई कोऑर्डिनेट है, पार्टिकल्स का जो कोऑर्डिनेट है वो चेंज होगा क्या? यस। तो ये देखो आपको ये डायग्राम में दिख रहा है x1 x2 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल ना, x1 x2 चेंज होंगे। तब क्या करो, इस फॉर्मूला को देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सुनो। m1 प्लस m2 को मैं m1 प्लस m2 जो डिनोमिनेटर में है उसको मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है? हाँ, xcm। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। आपने अभी मुझे बताया कि x कोऑर्डिनेट चेंज होगा, राइट? तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ dx1 बाय dt, डेरिवेटिव लिया है मैंने, प्लस m2 dx2 बाय dt, ठीक है? और डेरिवेटिव दोनों साइड लेना होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी लेंगे, इट विल बी dxcm बाय dt। ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखो डेरिवेटिव लिया है दोनों साइड से, ठीक है? ठीक है। अब आपको ये मालूम होगा कि dx बाय dt तो वेलोसिटी होता है ना बेसिकली। dx बाय dt क्या मिलेगा उससे? वेलोसिटी, ठीक है? तो वेलोसिटी पे हम लोग आएंगे, वी विल डेफिनेटली कम बैक टू वेलोसिटी। लेकिन पहले एक बात बताओ, अगर मुझे वेलोसिटी पे नहीं जाना है, सपोज मैं क्या करता हूँ, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से जो dt लिखा है ना, dt को कट कर देता हूँ। लेट्स कैंसिल dt फ्रॉम ऑल द टर्म्स। ऐसा कर सकते हैं। dt क्योंकि टाइम है, dt इज दैट टाइम जिस टाइम में कोऑर्डिनेट चेंजेस बाय dx। dt टाइम है, कट कर सकते हैं दोनों साइड से। इफ यू कट द dt फ्रॉम बोथ साइड्स यू विल गेट वन फॉर्मूला दैट m1 plus m2 dxcm is equal to m1 dx1 plus m2 dx2, isn't it? समझा क्या? हाँ। अब ये क्या है मैं समझा देता हूँ। एक बात, आपने बताया था मुझे dx by dt वेलोसिटी होता है, ठीक है? dx by dt इज वेलोसिटी। वेलोसिटी एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना, तो इसका मतलब है dx मस्ट बी डिस्प्लेसमेंट, dt मस्ट बी टाइम ना। तो dx क्या है? डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या? यस, dx इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अलोंग x एक्सिस में भी। dx इज अ डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस। तो इसका वेक्टर साइन में दे दो, dx के ऊपर बार डाल दो, क्योंकि एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है? ये फॉर्मूला बन रही है, दिख रहा है? हाँ, क्लियर? ठीक है। सो कभी भी आपको अगर ऐसा दिया है, सुनो, अगर आपको ऐसा दिया है कि दो पार्टिकल्स हैं, दोनों पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट दिया है कि एक पार्टिकल इतना डिस्प्लेस हुआ, दूसरा पार्टिकल उतना डिस्प्लेस हुआ, और आपको बोला कि सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस हुआ वो बताओ, तो खाली डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो फिर ये फॉर्मूला चलेगी, ठीक है? कुछ स्टूडेंट को ये फॉर्मूला याद ही नहीं रह पाएगी, तो सिंपल ऐसा देखो, dxcm इक्वल्स टू m1 dx1 प्लस m2 dx2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक? तो ये डिस्प्लेसमेंट अगर खाली निकालना है ना, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो ये फॉर्मूला है, ठीक है? अब एक बात, नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं वापस dt dt से डिवाइड कर दूं, dt dt से सबको डिवाइड किया, डिवाइड बाय dt dt, तो व्हाट इज dx बाय dt? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की फॉर्म, तो आपको वेलोसिटी की फॉर्मूला भी आ जाएगी। एक फॉर्मूला आपको ऐसे मिलेगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, बार दे देना ऊपर, इक्वल्स टू m1 v1 बार प्लस m2 v2। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि दो पार्टिकल्स हैं, दो पार्टिकल्स से ज्यादा होंगे तो हम लोग आगे भी लिखेंगे, प्लस m1 प्लस m2, लाइक दिस। तो दिस इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है? इजी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, बट इसमें मैं इस फॉर्मूला में मैं कुछ नई चीज आपको बता दूं, ध्यान से देखना। टेल मी वन थिंग, राइट हैंड साइड को देखो, राइट हैंड साइड पे जो न्यूमरेटर है, दिख रहा है न्यूमरेटर? इट इज m1 v1। m1 v1 मोमेंटम होता है क्या? m1 into v1, यस इज इट मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल? हाँ सर
फिर Yes, m2v2 है, m2v2 इज अ मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल, दोनों को प्लस किया है, मतलब ये हो गया टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ना। तो न्यूमेटर में क्या दिख रहा है, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं, लीनियर मोमेंटम p लिखा है, ठीक है। अच्छा डिनोमिनेटर पे आ जाओ, डिनोमिनेटर में आ रहा है m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 करेंगे तो इज इट टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, बराबर। तो ये m को आप इधर पास करो, आपको एक फॉर्मूला मिलेगी, इफ यू वांट टू फाइंड टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, तो अगर पूरे सिस्टम का मोमेंटम एक साथ निकालना है आपको, तो उसके लिए फॉर्मूला है मास ऑफ द सिस्टम इनटू वेलोसिटी, ये m इनटू v, देखो लेकिन v किसका लेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको आपने सुना है ना, सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट जहां पे पूरा मास कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं हम लोग। तो सपोज एक सिस्टम है, सिस्टम का पूरा जो मास है m, वो सेंटर ऑफ मास पे फोकस हो गया, तो मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास करेंगे, m इनटू v करेंगे, तो यू विल गेट अ टोटल मोमेंटम ऑफ द एंटायर सिस्टम। ठीक है, ये फॉर्मूला है, समझा? सर। हाँ बोलो। सर कोई भी रिजिड बॉडी का अगर वेलोसिटी देखेंगे तो उसका सेंटर ऑफ मास पे जो वेलोसिटी होगा वही दूसरे पार्टिकल्स पे होगा ना? नहीं नहीं, रिजिड बॉडी का बोल रहे हो? हाँ, हाँ। रिजिड बॉडी में क्या होगा, हर पार्टिकल एक ही वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा ना। हाँ, तो उसमें ये होगा कि अगर सारे पार्टिकल जिस स्पीड से जा रहे हैं, सेंटर ऑफ मास भी उसी स्पीड से आगे बढ़ेगा रिजिड बॉडी में। हाँ। लेकिन अगर बॉडी में पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस चेंज हो रहा है, बॉडी रिजिड नहीं है, डिस्टेंस इज चेंजिंग बिटवीन पार्टिकल, तो फिर अलग हो सकता है। ठीक है, फिलहाल एक काम करो स्टूडेंट, आज यहीं तक कर लो, ठीक है। कल मैं इसके आगे कराता हूँ, थोड़ा सा टॉपिक और है, एंड कल ज्यादा थोड़े एमसीक्यू करेंगे अलग अलग टाइप के, ठीक है। आज इतना ही कर लेते हैं, ओके। कुछ अगर डाउट्स भी है ना तो आप कल के लिए रेडी रखो, कल पूछ लो। आकांक्षा, यू ट्राई दैट क्वेश्चन टिल टुमारो, नहीं आया तो मैं कल करा